हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे क्लास 9 से चैप्टर 3 का सारांश, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर जी। बच्चों, हम पाठ प्रवेश यहाँ से करेंगे। प्रस्तुत पाठ रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित एक एकांकी है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर वेफ, पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरा एकांकी एक मामूली सी सजे कमरे में खेला गया है। जब उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं, रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में ही वहां प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। ये बात रामस्वरूप जी कहते हैं। तब प्रेमा यानी उमा की माँ कहती है, तुमने ही उसे पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर उसके सामने लाकर रखा है, पर वो इन सब चीजों से नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा यानी रामस्वरूप की बेटी बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वाले को 10वीं तक पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वाले को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट पर लगाने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर बढ़ रहा है। वो मालिक को बताता ही है कि थोड़ी देर में दरवाजा खटकता है और दरवाजा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने जमाने की तुलना नए जमाने से करते हैं। अपने आवाज और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत की जाए। वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। फिर रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत पूरी नहीं लगती है, पर ये तो पता चले कि लड़की कैसी है। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। रामस्वरूप दोनों का नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद यानी लड़के के पिता लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं, तो रामस्वरूप कहते हैं, वो तो आप खुद देख लीजिएगा। फिर जन्म पत्रियों को मिलाने की बात चलती है, तो रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी थोड़ी करानी है। रामस्वरूप उमा को बुलाते हैं। उनके बुलाने पर वो सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तस्तरी लिए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा। रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। फिर उमा सितार उठा लेती है और गीत सुनाती हुई उमा की नजर उस लड़के पर पड़ती है। वो उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछा जाता है। इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं।
रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। उमा मजबूत आवाज मेद में बोलती है कि मैं क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। उमा कहती है कि अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं, जरा इनसे पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनके चोट नहीं लगती है? लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? गोपाल प्रसाद यानी लड़के के पिता ताव में आकर बोलने लगते हैं कि रामस्वरूप बाबू, क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा फिर कहती है, आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहां से कैसे भगाए गए थे? गोपाल प्रसाद कहने लगते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा फिर बोलती है, हाँ पढ़ी हूँ, बीए पास किया है। मैंने न तो कोई चोरी की है और न ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झांक कर कायरता का प्रदर्शन किया है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए जरूर जाइए, घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद इनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है, ये सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। तभी रतन आता है, बाबूजी मक्खन। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाता है। बच्चों, रीढ़ की हड्डी शीर्षक नाटक में लेखक ने बिल्कुल सही नाम दिया था। मनुष्य के जीवन में मान सम्मान उसके लिए अति आवश्यक है। मान सम्मान ही उसे समाज में गर्व से खड़ा रखता है और समाज के सम्मुख स्थान दिलाता है। उसका मान सम्मान उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है। उमा ने शंकर के इसी मान सम्मान विहीन जीवन पर प्रहार किया है। शंकर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पढ़ाई के स्थान पर लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाना, वो वहां पर अपमानित होकर भगा दिया जाना शर्म की बात थी। ये शंकर में थी। एक लड़की ऐसे पति की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उमा ने शंकर के इसी तथ्य को उजागर कर उसे रीढ़ की हड्डी से विहीन बताया है। इस नाटक के नाम की सार्थकता इसी बात से सिद्ध होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।